ये है EvoFox Deck 2 जो आपके मोबाइल को ही एक हैंडहेल्ड गेमिंग कंसोल में कन्वर्ट कर देता है। सही में यही सब चीजें देखने के लिए मैंने इसका डब्बा खोला, लेकिन उसको खोलने से पहले मैं ये बता दूं, EvoFox Deck 2 नाम इन्होंने चुल्ल चुल्ल में नहीं रखा। इनका पहले ही मार्केट में एक EvoFox Deck 1 अवेलेबल है जो जुलाई 2024 में, मतलब आज से 2 साल पहले लॉन्च हुआ था। और ये वाला Deck 2 अभी लेटेस्ट ही फरवरी 2026 में लॉन्च हुआ है। ब्रांड वाले तो कहते हैं पिछले वाले से बहुत ज्यादा अपग्रेडेड है। अब वो है या नहीं है आगे कंपैरिजन करके देख लेंगे, उससे पहले डब्बा खोल लें। सबसे पहले कुछ वेलकम कार्ड निकले जिनमें से एक यूजर मैनुअल है, कुछ अट्रैक्टिव से EvoFox के स्टिकर्स, फिर ऊपर ये मिल्की व्हाइट कलर का कंट्रोलर निकला, एक USB to C टाइप की वायर निकली क्योंकि ये कंट्रोलर C टाइप की वायर से चार्ज होता है, और लास्ट में ट्रे के नीचे से निकला ये कंट्रोलर को रखने के लिए पाउच, जो पाउच देखने में तो काफी अच्छा प्रीमियम सा लगता है भाई। फिर कंट्रोलर को जैसे ही पहली बारी हाथ में पकड़ के देखा तो इसके पकड़ने वाली जगह पे पैटर्न सा बना हुआ था जिस वजह से पसीने से स्लिप वगैरह नहीं होगा। और इसका ये रिकॉइल वाला स्प्रिंग काफी सॉलिड है जिसके साथ आपका फोन तो नहीं गिरेगा, और फोन ना गिरने के लिए इसके नीचे यहाँ पे एक सेल्फ भी लगी हुई है। फोन लगाने वाली जगह के पीछे भी रबर कोटेड है और साइड्स भी रबर कोटेड है, जिसके साथ फोन के ऊपर बिल्कुल भी स्क्रैचेस नहीं पड़ेंगे, विच इज अ वेरी गुड थिंग। इसके बटन्स इतने क्रेजी फील होते हैं क्योंकि इसके बटन्स पीछे हैं, उसके आगे एक इल्यूजन सी क्रिएट होती है। जब इस चीज को ऑन करते हैं ये और क्रेजी हो जाती है क्योंकि ये बटन्स में क्रेजी लाइटिंग जगती है भाई साहब, जिस RGB को आप चेंज भी कर सकते हो। ओवरऑल बिल्ड तो काफी सॉलिड है भाई, लेकिन सॉलिड इसको होना चाहिए कनेक्टिविटी के अंदर, क्योंकि अगर ढंग से कनेक्टिविटी ना हो फिर एक गेम पैड का कोई मजा नहीं है। के पीछे ही लिखा हुआ है कि ये आईफोन और एंड्रॉइड दोनों के साथ कनेक्ट हो जाता है। मैंने इसको PS5 और Xbox के साथ भी कनेक्ट करके देखा। राइट नाउ ये वाला EvoFox Deck 2 मैंने अपने PS5 के साथ कनेक्ट करा हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं कर रहा है, कोई भी एक भी बटन नहीं काम कर रहा है इसका। और क्योंकि अब इसके ऊपर सारे कहीं Xbox लिखा हुआ है, मैं कहा Xbox के साथ भी कनेक्ट करके देख ले भाई, क्या पता उसके साथ चल जाए, है ना। और जब इसको Xbox के साथ कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, Xbox के अंदर तो ऑप्शन ही नहीं आती भाई साहब कोई और कंट्रोलर कनेक्ट करने की, सिर्फ और सिर्फ ओरिजिनल कंट्रोलर ही कनेक्ट होता है Xbox से। इट मींस इस डिवाइस को अगर आपको यूज करना है, आप इसको एंड्रॉइड, आईफोन, आईपैड, मैकबुक और PC के साथ ही कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अब इसको कनेक्ट करोगे कैसे? इसका ये वाला डोजो बटन ऑन ऑफ बटन है, अगर एक बार प्रेस करते हो तो सारे का सारा कंट्रोलर ऑन हो जाता है। एंड जस्ट अपने फोन के ब्लूटूथ में जाओ, क्योंकि ये डिवाइस एक 5.0 के ब्लूटूथ की कनेक्टिविटी के साथ आता है। जस्ट वहां से सिलेक्ट करो और विद इन 2 सेकेंड्स ये कंट्रोलर आपके मोबाइल के साथ पेयर हो जाता है। बाकी फोन यहाँ पे फंसाना ना फंसाना वो आपकी मर्जी, आप फोन को रख के वैसे भी मजे से खेल सकते हो गेम। फिर कनेक्ट करने के बाद आपको EvoFox Deck की एक एप्लीकेशन भी मिलती है मोबाइल के अंदर, जो बेसिकली आपको बताती है कि इस डिवाइस के साथ कौन सी गेम सही से ऑप्टिमाइजेशन के साथ चलती है। आपके पास पूरी लिस्ट आती है, जस्ट आप किसी भी गेम को टच करो, वो आपको फोन के ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे भेज देगा, और गेम आपको वहीं से ही डाउनलोड करनी पड़ेगी। सिर्फ जो ये EvoFox Deck की ऐप है वो ये रिफ्लेक्ट करने के लिए कि कौन सी गेम इस डिवाइस के साथ सही से चलता है। इस ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल भी कंपलसरी नहीं है, कोई भी गेम इसके थ्रू नहीं चलती, आप इंडिविजुअली सब चीज रन कर सकते हो। डायरेक्टली इसको अपने फोन के साथ कनेक्ट करो और गेमें खेलनी शुरू करो। लेकिन वो गेमों की कॉन्फ़िगरेशन कैसी है, लेकिन बटन्स की कॉन्फ़िगरेशन से पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि इसमें बटन्स है कौन से हैं और क्या क्या काम करते हैं। सबसे पहले जो इसकी जॉयस्टिक्स है वो कोई नॉर्मल जॉयस्टिक्स नहीं है, ये एक हॉल इफेक्ट वाली मैग्नेटिक जॉयस्टिक्स है। जिसको नहीं पता हॉल इफेक्ट और ट्रेडिशनल वाली जॉयस्टिक्स के अंदर क्या फर्क होता है, जो PlayStation 5 का कंट्रोलर है, इतना एक्सपेंसिव कंट्रोलर है, उसमें भी ट्रेडिशनल वाली जॉयस्टिक्स यूज होती हैं, इसी वजह से उसके अंदर बहुत ही जल्दी स्टिक ड्रिफ्ट का इशू आता है। लेकिन इन हॉल इफेक्ट वाली मैग्नेटिक जॉयस्टिक्स के अंदर कभी स्टिक ड्रिफ्ट का इशू नहीं आता है तो बहुत देर बाद आता है। फिर पीछे R1 L1 वाले बटन्स मिलते हैं, बड़े ही प्यारे क्लिकी से बटन। फिर इसके पीछे प्रेशर सेंसिटिव वाला R1 और R2 वाले बटन्स मिलते हैं, जो कि नॉर्मल बटन्स नहीं है, एक हॉल इफेक्ट वाले मैग्नेटिक बटन्स हैं। एंड ये भी जल्दी बिल्कुल भी खराब नहीं होंगे, जिनका प्रेशर भी काफी अच्छा खासा है। पीछे वाली साइड पे आपको मैक्रो बटन्स भी मिलते हैं, जिनके अंदर आप 16 मैक्रो एक्शंस को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। जो कैसे करने हैं अभी 2 सेकंड में बता दूंगा, मैनुअल नहीं पढ़नी पड़ेगी वीडियो के बाद। ये 6 बटन्स किस काम के हैं भाई? सबसे पहला बटन तो है सिलेक्ट का, जिससे आप कुछ भी सिलेक्ट वगैरह कर सकते हो। फिर दूसरा बटन है टर्बो का, जिससे आप अपने टर्बो एक्शन को कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फिर उससे अगला बटन आता है ये
ई लिखा हुआ इजी वाला बटन। इस बटन के थ्रू आप ये सारे पीछे वाले मैक्रो बटन को कॉन्फ़िगर करो। जस्ट 3 सेकंड तक इस ई वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखो एंड सारे का सारा कॉन्फ़िगरेशन मोड में डल जाता है। अब आप कोई मर्जी बटन दबा के जस्ट इस मैक्रो बटन को पीछे से दबा दो एंड सब लॉक हो गया। अब ये वाला मैक्रो बटन वही कुछ करेगा जो मैंने अभी ये सारा कुछ दबाया। अगर मैक्रो और टर्बो बटन को बिल्कुल ही रीसेट करना है तो इसी ई वाले बटन को लॉन्ग प्रेस करके रखो, 5-7 सेकंड तक लॉन्ग प्रेस करो तो सारे का सारा रीसेट हो जाएंगे मैक्रो बटन्स, जिनको आप फिर से कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फिर दूसरी वाली साइड पे एक आपको मिलता है आरजीबी कंट्रोल करने वाला बटन, फिर एक है एम असिस्ट की ऑप्शन जिससे आप जॉयस्टिक को बहुत आराम से कंट्रोल कर पाओगे जिस तरह की आपकी गेम होगी। इस बटन को 5 सेकंड के लिए होल्ड करके रखोगे तो ये डिवाइस बंद हो जाएगा और अपनी बैटरी बचा लेगा। ओवरऑल बटन्स का सारा तामाजामा यही था। अब मैं ये भी बता दूं कि कौन सी गेम्स में इनको कॉन्फ़िगर करना पड़ता है, ये खुद से कॉन्फ़िगर होते हैं, इसकी गेम सपोर्ट और मैपिंग का क्या सीन है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं GTA, रेड डेड रिडेम्पशन, असैसिन्स क्रीड, रेजिडेंट इविल जैसी बड़ी गेम्स डाउनलोड करते हो जो किसी टाइम के ऊपर कंसोल के ऊपर अवेलेबल थी, जिनके साथ कंट्रोलर का फुल एक्सेस है, उन गेम्स के साथ तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। गेम ऑन करो और खेलने लग जाओ। सब कंट्रोल्स खुद ब खुद ही कॉन्फ़िगर्ड है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर मैंने टेस्ट करके देखी एमुलेटर की रेट्रो गेम्स जैसे कि PSP, PS2 की गेम, एंड क्योंकि वो भी एक गेम पैड के साथ ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड थी अपने टाइम के ऊपर, तो उन गेम्स में भी जस्ट इसको अपने फोन के साथ कनेक्ट करो, इजीली खुद ब खुद सभी चीज कॉन्फ़िगर्ड है। मैं दुनिया के किसी भी कोने में हूं, मैं PS5 के रिमोट प्ले फीचर के थ्रू PS5 की गेम्स अपने फोन के ऊपर खेल सकता हूं। तो क्या वो गेम इस जॉयस्टिक के साथ इजीली चलती हैं? तो डेफिनेटली चलती हैं, कुछ भी मैपिंग करने की जरूरत नहीं है। जस्ट फोन को फंसाओ, एक हैंडहेल्ड बना के अब PS5 को एक्सपीरियंस कर सकते हो इस जॉयस्टिक के साथ। जिसका एक्सपीरियंस कैसा था उसके लिए 2 सेकंड रुको, क्योंकि अब बताता हूं कौन सी गेम्स कॉन्फ़िगर नहीं है खुद ब खुद। सिर्फ और सिर्फ एक PUBG ऐसी गेम है जो खुद से कॉन्फ़िगर नहीं होती। उसको इस जॉयस्टिक से खेलने के लिए आपको सारे कंट्रोल्स खुद से मैप करने पड़ते हैं। की लिंकर नाम की ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के अंदर अवेलेबल है। आपको उसको असाइन करना पड़ता है कि जब मैं जौन सा बटन दबाऊंगा तो स्क्रीन के किस सेगमेंट के ऊपर टच हो, और ये चीज सिर्फ PUBG के अंदर ही करनी पड़ती है। बाकी 90% ऑफ गेम्स में ये खुद ही कॉन्फ़िगर है। मैंने 2020 में PUBG बहुत खेली है, पर अब थोड़ी बड़ी गेम्स के शौकीन है तो मैंने उन्हीं के साथ टेस्ट करा। RDR, GTA, एमुलेटर वाली गेम्स, उनमें कैसा रिस्पॉन्स था गेमिंग का। कोई भी एक एक्सटर्नल डिवाइस जो ब्लूटूथ से कनेक्टेड है उसके अंदर सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क यही आता है कि कोई इनपुट लैग तो नहीं है, जब भी बटन दबा रहे हैं तभी एक्शन हो रहा है। तो मुझे उस सब चीज के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक कैजुअल यूजर के लिए कोई इनपुट लैग नहीं है। मैंने इवन के PS5 की स्पाइडरमैन के साथ इंटेंस फाइट्स भी करके देखी है। मेरे को फुल बंदे पे कंट्रोल फील होता है, मैं फुल एक्शन कर सकता हूं, मुझे गेम खेल के मजा आता है। मैंने कई बॉस फाइट्स भी लड़ी हैं इसके साथ। लेकिन मुझे वेब स्विंगिंग करते हुए R2 और L2 वाले बटन के अंदर ना थोड़ा सा इशू फील हो रहा था। तो मैं कहा जॉयस्टिक के बटन्स का एक रिस्पॉन्स टेस्ट भी देख लूं, जिसके अंदर मुझे पता लगा कि जो इसकी R2 और L2 वाले बटन है उसकी सेंसिटिविटी थोड़ी सी कम ज्यादा है। कि सबसे पहले थोड़े से के अंदर तो डेड जोन फील होता है। जब मैं हाफ से भी ज्यादा बटन को प्रेस कर चुका होता हूं तब तक सिर्फ 50% ऑफ बटन दबता है। उसके बाद इंस्टेंटली थोड़े से मोशन के अंदर 50% और करके 100% हो जाता है। इस चीज के अलावा मैंने जॉयस्टिक का रिस्पॉन्स टेस्ट, बटन्स का, हर एक चीज का रिस्पॉन्स टेस्ट करके देखा जो कि फुल ऑन पॉइंट था, एंड वही सारी चीज मुझे गेमिंग के अंदर भी फील हुई। बस इसका R2 का बटन और ये वाले कंट्रोल्स बहुत ज्यादा पास में है, जिस वजह से मेरी इस जगह तक तो उंगली ही नहीं पहुंचती। थोड़ी सी प्लेसमेंट ऑकवर्ड है गेमिंग करते हुए। इस जॉयस्टिक के अंदर आपको वाइब्रेशन भी मिलती है। तो मैंने इससे दुनिया जहान की गेम में, मोबाइल की गेम में, कंसोल की गेम में, कंसोल पे कनेक्शन, एमुलेटर की गेम में सभी टेस्ट करके देखा, एंड मुझे इस चीज के अंदर किसी भी गेम में वाइब्रेशन नहीं फील हुई, जो मैंने स्पाइडरमैन खेलते हुए काफी मिस की भी, क्योंकि स्पाइडरमैन 2 की वाइब्रेशंस बहुत क्रेजी हैं। जब भी आप कनेक्ट करते हो तो ये बहुत जोर से वाइब्रेट होता है, इसमें वाइब्रेशंस हैं, लेकिन वो वाइब्रेशन किसी भी तरह से कॉन्फ़िगर नहीं हो रही, वो गेम खेलते हुए वाइब्रेशंस नहीं चल पा रही। क्योंकि मेरे फोन के ऊपर गेमिंग हो रही है तो ना ही मुझे कोई स्क्रीन की टेंशन है, क्योंकि एक OLED चजहाल की अच्छी स्क्रीन होगी मेरे फोन की। उसके साथ साथ अगर मैं कहीं पे ट्रैवल कर रहा हूं तो मुझे ऑडियो की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले तो मेरे फोन के अंदर स्टेरियो स्पीकर्स होंगे जो आजकल मोस्ट ऑफ हर बजट रेंज के फोन के अंदर भी मिलते हैं, जिनकी आवाज काफी अच्छी खासी होती है। अगर मेरा दिल करे कि मुझे ईयरफोन्स लगाने हैं, मैं अपने फोन के साथ ही ब्लूटूथ के थ्रू अपने ईयरबड्स भी कनेक्ट कर लूंगा एंड आराम से ट्रैवल करते हुए गेमिंग कर पाऊंगा। तो
ऑडियो के पीछे भी कोई टेंशन नहीं है। फिर सबसे कंसर्निंग चीज आती है इसकी बैटरी लाइफ कितनी है। तो इसके अंदर एक 800 mAh की बैटरी है जिसको कंपनी क्लेम करती है कि 4 से 6 घंटे का प्ले टाइम दे देती है। इसको मैं भी वेरीफाई कर सकता हूं क्योंकि मैं भी इसको कई दिनों से टेस्ट कर रहा हूं, जिसके अंदर मैंने सिर्फ इसको एक बार रिचार्ज करा है एंड डेफिनेटली ये 4 से 5 घंटे तो बैटरी बैकअप का देता है। और मैंने बड़ी गेम स्पाइडरमैन वगैरह वाली खेली है सारी। पर जब इसको चार्ज करते हैं ये स्लो चार्ज होता है क्योंकि ये सिर्फ 5 वाट या आप कहो 1 एम्पीयर की पावर से चार्ज होता है। उस वजह से ये चार्जिंग के अंदर ज्यादा टाइम लेता है। ओवरऑल बैटरी बैकअप से मुझे काफी मजा आया। लेकिन अब इसके साथ का EvoFox Deck 1 जो इसके दादाजी हैं वो भी मार्केट में अवेलेबल है। वो भी ऑलमोस्ट जितने का ये पड़ता है उतने का ही वो मिल रहा है मार्केट में। तो नए वाले को ले या पुराने वाले को, वैसे तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है। हमेशा एक नया प्रोडक्ट इज सुपीरियर तो नया ही लेना चाहिए। लेकिन डिफरेंसेस मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो उसकी बॉडी और शेप के अंदर डिफरेंस है। तो देखने में और पकड़ने में तो मुझे यही वाला ज्यादा सही लगा। फिर उसके R2 और L2 वाले भी प्रेशर सेंसिटिव बटन्स नहीं है, 1 और 0 वाले टिक टिक वाले बटन्स हैं। फिर उसके अंदर जॉयस्टिक्स भी नॉर्मल जॉयस्टिक्स मिलती हैं एंड इसके अंदर एक हॉल इफेक्ट वाली जॉयस्टिक्स है, जिससे ऑब्वियसली सेम प्राइस के अंदर ये वाला कंट्रोलर काफी सुपीरियर हो जाता है उससे। फिर इसके जैसा ही एक मार्केट में और कंट्रोलर हेडशॉट नाम का भी अवेलेबल है जो इससे 2000 ज्यादा महंगा है। उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? सबसे पहले तो उसके अंदर RGB वगैरह नहीं मिलती जो इसके अंदर मिलती है, जिसकी वाइब बहुत ही क्रेजी है। उसके बटन्स वगैरह भी बिल्कुल सिंपल है, लेकिन इसके बटन्स बहुत ही ज्यादा क्रेजी फील के हैं एंड इसकी बिल्ड क्वालिटी एंड ऑल बहुत सॉलिड है उससे। फिर इसको आप आराम से ब्लूटूथ से कनेक्ट करके जब मर्जी फोन को लगा लो या निकाल लो। और इसके साथ में अपना लाइटनिंग वाला iPhone 14 भी इजीली कनेक्ट कर सकता हूं। लेकिन हेडशॉट वाले के अंदर C टाइप पिन को इंसर्ट करना पड़ता है, जिस वजह से मैं अपना लाइटनिंग वाले फोन को कनेक्ट ही नहीं कर सकता। तो इसी वजह से जब सारा कुछ 3000 में मिल रहा है तो 5000 क्यों ही फूक रहे भाई। लेकिन अब अमाउंट तो 3000 भी ज्यादा छोटी नहीं होती। तो उन वैल्यू के लिए हमें देखना पड़ेगा इसके कॉन्स क्या हैं। तो बेसिकली इसमें 2 से 3 कॉन्स है। सबसे पहला कॉन, अगर आपके फोन की बैटरी खत्म हो रही है और आपने फोन को इसके अंदर डाला हुआ है तो उसको चार्ज कैसे करोगे। दिस कॉन को आप ओवरकम कर सकते हो क्योंकि ये ब्लूटूथ से कनेक्टेड है। तो जस्ट इसमें से अपने फोन को निकाल लो एंड चार्जिंग पे लगा के अपनी गेमिंग कंटिन्यू कर लो। फिर दूसरा कॉन है इसकी R2 L2 की सेंसिटिविटी, जो सिर्फ आपको रेसिंग गेम में थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस का डिफर कर सकती है, बट ओवरऑल गेम्स में आपको कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। मैंने भी इतनी बड़ी गेम में खेल के देखी है, इट वाज फाइन, इट वाज टोटली गुड। एंड तीसरी चीज के ये चार्ज होने में थोड़ा टाइम लगाता है क्योंकि स्लो चार्जिंग है, बट वो एट द सेम टाइम गुड चीज भी है क्योंकि आपके बैटरी बहुत जल्दी जल्दी डिग्रेड नहीं होगी क्योंकि इसकी स्लो चार्जिंग है। अब इन सब चीजों के बाद फिर से वही क्वेश्चन कि क्या ये कंट्रोलर 3000 का प्राइस जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है। तो सबसे पहले तो ये आपके PS पोर्टल का काम कर देगा जो 12-15 हजार का आता है। सिर्फ और सिर्फ इसमें वाइब्रेशन नहीं मिलती, उसमें मिलती है। उसके अलावा सारा एक्सपीरियंस बिल्कुल सेम है। फिर जो लोग भी मेरी गेम स्टिक्स वाली वीडियो पे कहते हैं कि जी सारी रेट्रो गेम्स तो हम अपने फोन में ही चला सकते हैं, अलग से गेम स्टिक क्यों ही खरीद रही, उनके लिए मेरा एक ही रिस्पॉन्स होता था कि टच में वो मजा नहीं आता। तो अब इस जॉयस्टिक के साथ उन गेम्स खेलने में भी मजा आएगा। फिर अगर किसी को ट्रैवल करते हुए थोड़ी बहुत गेम्स खेलनी है, GTA, RDR मतलब बिल्कुल ही कैजुअल गेम है ना, उसके लिए भी ये चीज काफी सेंस बनाती है। ओवरऑल आपके मोबाइल की इतनी बड़ी गेमिंग कंपैटिबिलिटी को ये डिवाइस बहुत ही बढ़िया तरीके से कॉम्प्लीमेंट करता है। तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ इस EvoFox Deck 2 के साथ आपका फोन एक हैंड हेल्ड गेमिंग कंसोल में कन्वर्ट हो जाता है एंड उससे बहुत मजा आता है गेम में खेल के।